हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और जो बच्चे अच्छे नहीं है वो मेरे ये वीडियो देखने के बाद अपने आप को अच्छा महसूस जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लास 11 में फिजिक्स में डर लगता है। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको फिजिक्स में कोई भी डर नहीं रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और करियर रिलेटेड भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 11 का मोशन इन प्लेन चैप्टर का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। द मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा किसी प्लेन में, उस और किससे कैसे होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होगा मतलब एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। और ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे बहुत सिंपल है। तो मोशन इन प्लेन हमारे दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है और उसका तीसरा दिन है। फिर मैं बोल रहा हूँ 60 डेज़ के अंदर, 60 से 70 दिन के अंदर अंदर, 60 to 70 डेज़ के अंदर अंदर हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप और भी बच्चों को इन्फॉर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बच्चों तक पहुँचाएंगे ताकि उनको पता चल पाए कि भाई क्लासेस स्टार्ट हो गई, आप लोगों भी ज्वाइन करें। क्योंकि आप जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना आपकी समस्या आएगी। चलिए क्लास 11 हम सिर्फ 60 डेज़ पर ख़त्म कर दूँगा, 60 दिन के अंदर। कोई भी नहीं कर पाएगा, मैं कर दूँगा। चलिए, मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये यहाँ पर करा हुआ है। तो आप इस तरीके से ना करें। मैं अभी एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सरल तरीके से वहाँ पर लिखा हो, तो एनसीईआरटी का आपको ओपन करके बता दूंगा ताकि सब उससे एनसीईआरटी बुक से फैमिलियर रहते हैं। ठीक है ना? इसको रिजॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फिर क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन अ प्लेन, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकला है? सिंस एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट टू डायमेंशन सिंपलीफाइड टू सेपरेट वन डायमेंशन मोशन प्रॉब्लम एक्टिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, देखो कंक्लूजन इसमें क्या निकलता है कि मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव करता है। टू डायमेंशनल मोशन मतलब प्लेन में मोशन कर रहा है, मतलब एक्स प्लेन भी है वाई प्लेन भी है, एक्स एक्सिस भी है वाई एक्सिस भी, टू डायमेंशनल मोशन होता है। पर लास्ट में हम कंक्लूजन में ये कंसीडर कर रहे हैं कि वहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो, मतलब हम कह सकते हैं कि एक एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब हम वन डायमेंशनल मोशन वहाँ पर कंसीडर करते हैं और दो वन डायमेंशनल मोशन वहाँ पर कंसीडर करते हैं। टू डायमेंशनल मोशन ना लेकर हम ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर दो वन डायमेंशनल मोशन हो रहे हैं और आपस में परपेंडिकुलर है। ये वहाँ पर कंक्लूजन निकलता है। कैसे निकलता, चलिए हम समझते हैं। ऐसा जैसा आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, सिर्फ 5 मिनट का है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। फिर आपको एनसीईआरटी में भी टिक लगा दूंगा और अभी तक जितना भी पढ़ चुके हो वो पूरा टिक लगा देंगे, समझा देंगे। कल हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लास 11 फिजिक्स। क्लास 11 फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए आप सभी को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। व्यू एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बट अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, इनिशियली जब वेलोसिटी यू है तो इनिशियली जब टाइम कितना है 0 सेकेंड, बाद में जब स्पीड भी हो जाती है और टाइम कितना हो जाता है टी हो जाता है, जब हमारा एक्सेलरेशन इतना निकल के आता है। कितना निकल के आता है? v माइनस यू अपॉन टी, ये हो जाता है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी निकल के आती है, वो कितनी आती है? ए टी। तो यहाँ पर क्या है? v माइनस यू, ए टी हो गया। v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में चले जाएगा, u प्लस ए टी। और अगर हम मोशन इन प्लेन की बात कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर प्लेन में हो रहा है, मतलब वहाँ दो एक्सिस आ रहे हैं, एक एक्स एक्सिस आ रहा है और एक वाई एक्सिस आ रहे हैं। इस वेलोसिटी के जो कंपोनेंट टूट जाएंगे, इसके जो कंपोनेंट बन जाएंगे, वो कंपोनेंट दोनों एक्सिस के थ्रू बनेंगे, एक बार एक्स एक्सिस के थ्रू, एक बार वाई एक्सिस के थ्रू। तभी तो हम बोल पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है। एक बार ये जो वेलोसिटी है इसको हम एक बार एक्स के साथ लिख सकते हैं, वी एक्स, यू एक्स और ए एक्स टी। ये हमारा हो जाएगा एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी वाई,
यू वाई ए वाई टी, ये हमारा हो जाएगा दूसरा कंपोनेंट। तो ये दो प्रकार के कंपोनेंट हमारे टूट सकते हैं। बट अगर हम मान लेते हैं जब कभी भी हमको कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं, मोशन इन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तब हम इसको चेक करते हैं क्या निकाल के, एवरेज वेलोसिटी निकाल कर हम इसको चेक करेंगे। क्योंकि बस 2 मिनट का बच्चा खत्म हो गया, ये ध्यान देखना। हम एवरेज वेलोसिटी इसलिए निकालेंगे, सुनना बात को ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी इसलिए निकालेंगे ताकि हमको वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाए। क्या मिल जाए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि जब भी हम मोशन इन प्लेन की बात करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर पी है, यहाँ से यहाँ तक जो उसका पोजीशन वेक्टर है आर है, और मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट पी डे से यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट है, तो ये जो हो जाता है ये होता है आर माइनस आर नॉट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हमने कल भी बात करी थी कि ये हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आर माइनस आर नॉट है, मतलब दो वहाँ पर पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आर है, पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आर नॉट है। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, तो ये हमारा आर माइनस आर नॉट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये आर पोजीशन वेक्टर है, ये आर नॉट भी एक पोजीशन वेक्टर है। ये आर जो पोजीशन वेक्टर है हम मान लेते हैं कैपिटल यहाँ पर स्मॉल टी टाइम पर है, और आर नॉट जो मान लेते हैं एक टी टाइम पर है, 0 सेकेंड पर बात करें इनिशियली अगर बात करें। पर अगर हम इसकी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो हमको पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब एक्स, एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v इंटू टी। और ये एक्स क्या है? ये पोजीशन मतलब क्या है? एक्स है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या जाएगा? v इंटू टी। मतलब ये एक्स आपका पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर माइनस करके हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमको एवरेज वेलोसिटी का निकालना है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो क्या शो करेगा? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और यही तो हमारा टॉपिक है, इसलिए इतनी मगजमारी कर रहे हैं। तो एवरेज एक्सीलरेशन हम निकाल लेंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हम निकाल लेंगे एवरेज वेलोसिटी की मदद से। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी, पोजीशन यहाँ पर एक्स, यहाँ पर आर माइनस आर नॉट आ जाएगा, और यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी एवरेज की अगर बात करें तो v प्लस यू अपॉन 2 यहाँ पर रहेगी। एवरेज निकालने के लिए एम एस अपॉन 2 से डिवाइड करते हैं। एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। और टाइम तो t लगना है, तो टाइम के लिए हमारा क्या हो जाएगा? इज इट क्लियर? अभी समझ में आया कि यहाँ पर एवरेज क्यों लिखा है? यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं आर माइनस आर नॉट के लिए, क्योंकि आर माइनस आर नॉट जो है ये भी एक प्रकार से दोनों का क्या है, यहाँ पर डिफरेंस निकल के आया है, जिसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं। दो पोजीशन वेक्टर का यहाँ पर डिफरेंस निकल के आ रहा है, और ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कैसे आ गया, ये आर माइनस आर नॉट। देखो आखिरी में प्रूफ भी हो जाएगा, ध्यान देना। सर एक मिनट आखिरी में प्रूफ भी हो जाएगा। देखना यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इस v को हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये v को हम क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी। तो v को लिख देंगे हम u प्लस ए टी प्लस u इंटू टी अपॉन 2। अब क्या हो जाएगा? r माइनस आर नॉट, u और u कितना हो जाएगा? 2u, और ये कितना हो जाएगा? ए टी स्क्वायर। एक बार ये u और u 2u होगा, और ये ए टी स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार t का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा 2ut अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा? 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। एक बार इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, एक बार इसके नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। तो r माइनस आर नॉट यहाँ पर जो आ जाता है वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाता है। देखो यही तो हमारा फॉर्मूला होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर हमको एवरेज वेलोसिटी का निकालना है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको निकालना है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर r इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? आर नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो r निकल के आ रहा है, जो पोजीशन वेक्टर निकल के आ रहा है r, वो हमारा कितना निकल के आ रहा है? आर नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बात और कहने वाली बात है कि हमारा r आर नॉट के बराबर कब होगा? ये हमारा r आर नॉट के बराबर कब होगा? जब यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 0। तो जब यहाँ पर टाइम 0 हो जाएगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? क्या बचेगा? r इक्वल टू आर नॉट बचेगा। तो r इक्वल टू आर नॉट मतलब दोनों पोजीशन वेक्टर, ये दोनों पोजीशन वेक्टर r और आर नॉट तभी बराबर हो पाएंगे जब टाइम क्या होगा? 0 होगा। मतलब t इक्वल टू क्या होगा?
t इक्वल टू क्या होगा 0 सेकेंड होगा, t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, t इक्वल टू 0 सेकेंड में ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। कैसे हो पाएगी अपन रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि r और r0 बराबर तभी होंगे, यहाँ से हमको सीखने को मिल रहा है ये इक्वेशन से कि r इक्वल टू r0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे r माइनस r0 है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या r माइनस r0 है, तो अगर r इक्वल टू r0 होगा मतलब ये दोनों बराबर होंगे, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, तो ही हमारा टाइम जो होगा वो 0 आएगा। मतलब यहाँ पर हम टाइम को पुट करके देखते हैं, 0 क्या हो जाएगा 0 मतलब u इंटू टी मतलब u इंटू जीरो प्लस हाफ इंटू ए, टाइम कितना हो जाएगा 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो r इक्वल टू क्या आ गया r0। मतलब r इक्वल टू r0 तभी होगा जब टाइम हमारा 0 सेकेंड होगा। मतलब कह सकते हैं कि t 0 सेकेंड पे जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा वो r0 होगा, और कुछ समय t सेकेंड बाद हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारा r होगा। तभी जो पॉसिबिलिटी बन पाएगी वो r माइनस r0 की बन पाएगी। ये शुरुआत में हमने चालू करने से पहले एज्यूम किया था, माना था, पर आखिरी में हमको ये पता चला कि अगर वहाँ पर पोजीशन वेक्टर आपस में बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर टाइम 0 होना कंपलसरी है। टाइम 0 होगा तभी वहाँ पर r बराबर r0। ये हमारा होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्या हो जाएगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। समझ आ गई बात। मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हमने क्या करा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सॉल्व कर दिया है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर भी हमने एवरेज वेलोसिटी ले लिया है, एवरेज वेलोसिटी ले लिया है और वेलोसिटी ले लिया है, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। देखो अभी आपको समझ में आ गया ये टॉपिक क्यों लिया अपन ने। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब अगर अपन बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पे अगर अपन मान लेते हैं ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। अगर यहाँ पर आप टाइम से डिवाइड करते हो, अगर यहाँ पर आप टाइम से डिवाइड करते हो तो ये एक्सेलरेशन बन जाता है, ये एक्सेलरेशन बन जाता है, बन जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। और ये टाइम इधर आ जाएगा। वो जब एक टाइम पर अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इसी टाइम या फिर ऐसा कर सकते हो कि इस टाइम को यहाँ पर नीचे ले जाओ, तो भी अपन वहाँ पर कंडीशन बना सकते हैं। तो सीधा सा फंडा आपको सिंपल, ये सब तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपको सिंपल सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें तो आपको एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी वही हमारा क्या होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो करेगा। समझ में आ गई बात। जैसे अभी आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया, क्या आ गया, ये तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि भैया 0 आएगा। तो अब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें इसकी बात करें, अब अगर हम बात करें इसकी, अब इसके हमको दो कंपोनेंट का फॉर्म में लिखना है, क्योंकि इनिशियली हमको ऐसा बोला गया था कि 2 डायमेंशनल मोशन है, पर कंक्लूजन हमारा लास्ट में ये निकला और खत्म हो गया हमारा। देखो कंक्लूजन हमारा ये निकला है कि यहाँ पर 2 पोजीशन वेक्टर मतलब अलग अलग जगह पर जो ऑब्जेक्ट है वो 1 डायमेंशनल मोशन में मूव करेंगे। ये 2 डायमेंशनल मोशन, पर एक ही ऑब्जेक्ट एक 1 डायमेंशनल मोशन में इधर जाएगा, एक 1 डायमेंशनल मोशन में इधर जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर रहेंगे। मतलब यहाँ पर उसने ये बोला है कि 2 डायमेंशनल मोशन को भी हम 1 डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं अलग अलग जगह पर। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार x का कंपोनेंट टूटेगा तो ये x बन जाएगा, इसको x ही लिख लो, x इक्वल टू x नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू एक्स हो जाएगा, ये x हो जाएगा। फिर y के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वाई एक्स टी प्लस वाई एक्स टी स्क्वायर। तो एक कंपोनेंट ये बन गया, एक कंपोनेंट ये 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, ये 1 डायमेंशनल, ये भी 1 डायमेंशनल। समझ में आ रही है बात, ये चीज़ें। तो ये प्रूफ हो जाता है, यहाँ पर कंक्लूजन हो जाता है कि वहाँ पर जो है 2 डायमेंशनल मोशन भी 1 डायमेंशनल मोशन में हम बोल सकते हैं, पर 2 बार वहाँ पर 1 डायमेंशनल मोशन ऑब्जेक्ट का होगा। एक बार x डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस की तरफ, एक बार y एक्सिस की तरफ। तो ये 2 कंपोनेंट हमारे ऐसे टूट जाएंगे। चलिए एनसीईआरटी में भी एज इट इज दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, है ना, आप लोग देख सकते हो। चलिए कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पर पीडीएफ अगर ओपन हो जाती है तो फिर अच्छी बात है ना। देखिए बस 2 मिनट पीडीएफ ऑनलाइन देखो टिक लगा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना। आप सभी कौन सा चैप्टर है भैया, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन की अगर हम बात करें, यहाँ पर मोशन इन प्लेन की बात करें, ये आ गया भैया मोशन इन प्लेन। क्लास 11 भी खुल गया है हमारा, ये आपकी किस्मत अच्छी है, देखते खुल जाता है टिक लगा देंगे, वरना जो मैंने बताया आपको वैसा वैसे ही करना है।
मतलब वैसा एनसीईआरटी में भी करा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। ये हमारा हो जाता है मोशन इन प्लेन। ठीक है, देखो यहाँ पर, देखो स्टार्टिंग से मैं आपको टिक लगवाता हूँ। सिंपल इक्वलिटी ऑफ वेक्टर जो है ये हमको यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है, इसका डेफिनेशन पढ़ लेना है, फिर इसके डायग्राम्स आपको पढ़ लेना है। एडिशन और वेक्टर में मैंने आपको चारों डायग्राम समझा चुका हूँ, चारों डायग्राम अच्छे से आपको समझना है, बना के 2 बार एटलीस्ट आपको देखना है। फिर अगर हम बात करें आगे आते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया मैंने कि कैसे 2 वेक्टर वहाँ पर मिल जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ये आपको डायग्राम बनाना है और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। फिर अगर हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन तो हम करेंगे 2 दिन बाद, कल प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा और फिर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा छोटा सा है थोड़ा टॉपिक, तो उसमें हम वहाँ पर टिक लगा के देख लेंगे। वो फुल लास्ट वाला टॉपिक है अपना, तो पूरा शुरुआत से आपको पूरा चक्कर में टिक लगवा दूँगा, तो आप लोग उसके नोट्स बना लेना। तो जो पढ़ा है वो पूरा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ जाता नहीं है। 9, 10, 11, 12 बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, बढ़िया बढ़िया काम है। 10 साल के पेपर लगा लो पुराने, बढ़िया काम हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में अपन इसको पूरा टिक लगा लेंगे। कल हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। मॉर्निंग में मेरी क्लास 6 बजे से 7 बजे तक रेगुलर क्लास 11 की लग रही है, ऑनलाइन क्लास, आप बिल्कुल अटेंड करें और भी बच्चों को बताएं कि क्लासेस चालू हो गई है, टाइम वेस्ट ना करें। और मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप देखो भैया क्या है कि आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, मिलजुल कर ही जीवन में काम हो सकता है। और इतनी गर्मी में भी पढ़ाना, बहुत गर्मी है हमारे यहाँ, कम से कम 45 के प्लस है, 44 डिग्री, फिर भी मैं आपके लिए एक डेली वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, डेली, एक दिन भी मिस नहीं है। या कहीं बाहर जाना हो जाता तो 1-2 दिन पहले आपको रिकॉर्ड करना पड़ता, रात भर, सुबह मॉर्निंग में उठ के। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, बदले में आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब जो बटन वहाँ पर दिख रही होगी उसको दबा दो और शेयर करो और पढ़ाई खूब करो और माँ बाप का नाम रोशन करो। मिलेंगे हमारे